कहानी की शुरुआत में कई गाड़ियों में छोटे बच्चों संग जाते आतंकवादियों का समूह दिखता है। ये बच्चे इसी इलाके के स्थानीय काफिले से लिए गए थे। आतंकियों ने अपनी ताकत बढ़ाने को उन्हें अगवा किया ताकि बहुत कम उम्र से क्रूर खतरनाक तरीकों से उन्हें कठोर प्रशिक्षण दे सके। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके गंतव्य पर कुशल तुर्की स्नाइपर पहले से ही छिपे हुए थे। वे जल्द ही जानने वाले थे कि ये निशानेबाज कितने घातक हो सकते हैं। जैसे ही काफिला नजदीक आया, अचानक कहीं से लगातार स्नाइपर गोलियां चली। कुछ ही पल में आतंकी पूरी तरह ढेर हुए। समझने से पहले ही उनकी ताकत टूटकर बिखर गई। सिर्फ 30 सेकंड में स्नाइपर्स ने सबको ही मार गिराया। अविश्वसनीय है ना? चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब पल भर में गायब। हंगामा थमा। स्नाइपर यूनिट पर उसका नाम कैप्टन वेस्पोसी था। जल्द ही पता चलता है इस कमांडो कप्तान का इसी आतंकवादी समूह से काफी लंबा कड़वा इतिहास रहा। टकराव सिर्फ पेशेवर नहीं, जी पीछे कई त्रासदियां शुरुआत पर लौटे। एक अंधेरी और बारिश वाली रात के फ्लैशबैक में दो तुर्की कमांडो यासर और डेमिर एक घने जंगल में छिपे हुए थे। उनका एकमात्र साथी यासर का वफादार सैन्य कुत्ता मिस्सी था। वे वहां बेवजह नहीं थे। पिछली गश्त में टीम पर स्थानीय आतंकियों ने घात लगाई। हमले में उनके सभी साथी कमांडो मारे गए थे। केवल यासर और डेमिर ही जीवित बच पाए, जो खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। उधर बहादुर कुत्ता मिस्सी गिरे दुश्मनों से हथियार समेटकर और गोलियां पहुंचाकर उनकी मदद कर रहा था। हाँ, ये सिर्फ पालतू नहीं, सच्चा सैनिक था। बेस पर वापस करण नाम का एक और कमांडो जनरल उस्मान से 2 फंसे हुए सैनिकों को बचाने की अनुमति मांग रहा था। जनरल ने मिशन मंजूर किया और करीम की बचाव टीम रात में निकल पड़ी। भोर तक ही वे युद्ध क्षेत्र पहुंचे और यासर व डेमिर का ठिकाना ट्रैक करने लगे। उसी समय यासर और डेमिर को दुश्मन के फिर हमले का डर। गोलियां खत्म। वे चाकुओं से लड़ने को तैयार हुए। तभी दुश्मन दिखा और वार करने से पहले ही करण की टीम ने पीछे से फायर खोला। उन्हें चौंका दिया। गोलियों की आवाज सुनकर कुत्ता मिस्सी भौंका। अब करण समझा उसके लोग पास हैं। उसने उनके नाम पुकारे और यासर व डेमिर समझ गए कि वे सुरक्षित हैं। वे वाहनों के पीछे से बाहर निकलकर करण को तुरंत चेताया। पास में दुश्मन शिविर अगले हमले की तैयारी में है। करण अपनी टीम को तेजी से निकासी हेलीकॉप्टर की ओर ले गया। लेकिन अचानक आतंकवादियों ने आरपीजी लॉन्च किए, जिससे सैनिक हर दिशा में बिखर गए और यहीं से असली जानलेवा मिशन शुरू हुआ। करण टीम के 3 दल बनाता है। एक दल स्नाइपर संग मोर्चा लेता है। बाकी 2 दल घास में छिपकर दुश्मन खोजते हैं। एक एक दुश्मन सटीक हेडशॉट से लगातार गिरते हैं। तभी अचानक एक गोली करण के एक कमांडो के सीने में लगती है। करण तुरंत सभी को पीछे हटने और घायल सैनिक को हेलीकॉप्टर तक ले जाने का आदेश देता है। यासर कुत्ते मिस्सी को पुकारता, पर वह नहीं हिलता। यासर दौड़कर उसे उठाता और हेलीकॉप्टर की ओर भागता। उसी वक्त करण घास में छिपे दुश्मनों का पीछा जारी रखता है। उन्हें एक एक कर ढेर करता है। तब के हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही घायल कमांडो को प्राथमिक उपचार मिलता है। टीम बेस लौटती है। तभी करण देखता है यासर की टांग से तेज खून बह रहा है। जल्द दिल तोड़ने वाली सच्चाई समझ आती है। गोलीबारी के दौरान एक गोली मिस्सी के पेट में भी लगी थी और बहादुर कुत्ते ने दर्द का कोई संकेत नहीं दिखाया था। यासर नीचे देखता है तो उसका प्यारा साथी उसकी गोद में बेजान पड़ा होता है। ऐसे मासूम जीवों का प्रेम सचमुच शुद्ध और निस्वार्थ है। वे जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए बिना हिचक अपनी जान दे देते हैं। यासर जीत में उदास। तुर्की कमांडो यास्मीन अल्बे। वह अजरबैजान के लिए रवाना होती है क्योंकि तुर्की को धमकी देने वाले अधिकांश आतंकवादी समूहों की जड़ें वही हैं। उसका मिशन अजरबैजानी सेना से सहयोग और अनुमति लेना है। रास्ते में वह तुर्की के श्रेष्ठ कमांडो की फाइलें देखती है ताकि तय हो कि अगला मिशन कौन लीड करे। उसे करण का रिकॉर्ड भी मिलता है, हमारी कहानी का वही नायक। वह तुरंत फोन कर पूछती है क्या वह मिशन के लिए तैयार है। करण दृढ़ता से कहता है आदेश मिलते ही वह तैयार होगा। उसके लिए राष्ट्र की रक्षा में कोई समझौता कभी नहीं। दुश्मन कोई भी हो, उसकी राइफल उन्हें गिराने से पहले नहीं ठिठकेगी। उसे नहीं पता यह एक फैसला सब कुछ बदल देगा। करण की प्रतिक्रिया सुनकर कमांडो यास्मीन उसे जानलेवा मिशन के लिए चुनती है, पर जनरल से तुरंत सुझाव देती है कि ऑपरेशन की पूरी कमान करण को मिले। इस बीच करण समझता है वह क्षेत्र के सबसे खतरनाक गिरोह से भिड़ने वाला है। उसे पता है इसे निभाना ही होगा। फिर वह यासर दमिर से मिला। यासर अब भी वफादार कुत्ते मिस्सी के जाने पर गहरे शोक में है। करण उसे संभालता और दोनों को आगामी मिशन हेतु तैयार होने कहता। उसी समय जनरल अपने लेफ्टिनेंट को आगामी अभियान के विवरण पर ब्रीफिंग शुरू करता है। उधर यास्मीन अजरबैजान पहुंचकर सैन्य अनुमोदन पाकर तुर्की लौटने लगती है, मगर उड़ान में उसका हेलीकॉप्टर भारी आरपीजी फायर की जद में आ जाता है। विमान नियंत्रण से बाहर हो जाता है और जमीन पर जोर से गिर जाता है। जैसे ही धुआं छंटता है, जीवित बचे कमांडो मलबे से बाहर निकलते हैं। वे हथियारबंद अजरबैजानी गिरोहियों को तेजी से आते देखते हैं, जो गाड़ियों से फायर करते हैं। बचने को कमांडो सटीक जवाबी फायर करते हैं। गिरोह का सरगना एक भारी मशीन गन लगाता है और गोलियों की बौछार कर देता है। कमांडर हेलीकॉप्टर के ईंधन टैंक से टकराती हुई गोलियों को देखता है और समझ जाता है कि स्थिति विनाशकारी होने वाली है। वह तुरंत पायलट को हेलीकॉप्टर से दूर खींच लेता है। ठीक उसी पल
ईंधन टैंक एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। विस्फोट कमांडो और पायलट दोनों को कई फीट दूर फेंक देता है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वही आतंकवादी गैंग दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और उन्हें होश में लाता है। गैंग का सरगना पायलट को एक सीनियर अधिकारी समझ लेता है और अजरान सेना के साथ उनके संबंध के बारे में जानना चाहता है, लेकिन पायलट सच में कुछ नहीं जानता। जब वह जवाब से इनकार करता है, गैंग का सरगना उसे करीब से गोली मार देता है। यह बर्बरता देकर कमांडर हथियार उठाता है और फायर खोलता है। काबू में आने से पहले वह 3-4 आतंकियों को ढेर कर देता है। बाकी गैंग उसे पकड़कर घसीटकर ठिकाने ले जाते हैं। लेफ्टिनेंट ने करेन को बताया, तुर्की का सबसे वांछित आतंकी गार भी उसी बेस में छिपा है। दुश्मन जो भी हो, विदेशी स्थानीय न्याय से कभी नहीं बचेगा। लेफ्टिनेंट तुरंत मिशन को अधिकृत कर देता है। जाने से पहले करण अपने परिवार से मिलने का फैसला करता है। यही हमें पता चलता है कि करण का एक बड़ा भाई भी था जो एक कमांडो था। वही भाई इसी गैंग के खिलाफ मिशन पर गया और कभी लौटा नहीं। करण की माँ उससे न जाने की मिन्नत करती, डरती कि एक और बेटे को खो देगी। करण समझ आता है कि देश के लिए यह जरूरी है ताकि शांति को धमकाने वालों से मुक्ति मिले। वह कहता है, यह मिशन सिर्फ कर्तव्य नहीं, उसका उद्देश्य है। भावुक विदाई के बाद करण अपनी यूनिट में लौटकर युद्ध की पूरी तैयारी शुरू करता है। करण टीम को मिशन विस्तार से समझाकर उनसे शपथ दिलाता है, कोई भी आखिरी सांस तक कभी पीछे नहीं हटेगा। आंखों में संकल्प ले कमांडो निकलते हैं। वे दुर्गम पर्वतों से चढ़कर लक्ष्य क्षेत्र पहुंचते हैं। वहां वे स्नाइपर पोजीशन बनाकर नीचे दुश्मन शिविर की हलचल देखते हैं। अपने स्कोप से करण कई गाड़ियां पास आती देखता है। उनमें ओगर नाम का कुख्यात आतंकी भी है। करण स्पॉटर से हवा की रफ्तार और दूरी पूछता है। स्पॉटर तुरंत गणना करता है। करण निशाना साधकर सटीक गोली चलाता है। गोली लक्ष्य के सिर पर सीधे लगती है। बाकी टीम पीछे से हमला कर बचे दुश्मनों को सेकंडों में खत्म करती है। लाशें बढ़ती, बचे आतंकी गाड़ियों में भागते। आखिरी भागते ही करण टीम बेस तक बढ़ती। इलाके की तलाशी के दौरान एक कमांडो को भयावह खोज मिलती है। करण सैटेलाइट फोन से लेफ्टिनेंट को संदेश देता है कि उन्होंने आतंकवादी ओगर को निष्क्रिय कर दिया है, पर सैनिक लाशें टटोलते ही चौंकाने वाली सच्चाई समझते हैं। करण के हेडशॉट से मृत व्यक्ति ओगर नहीं, पिछड़ा भाई कबीर है। पहले कोई करण को बताने की हिम्मत नहीं करता। आखिर उसके एक आदमी ने सच बताने की हिम्मत की। करण लाश पर दौड़कर घुटने टेक भाई का चेहरा देखता। दुख से अभिभूत होकर वह कबीर के शरीर को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है और बार बार माफी मांगता है। जो उसने किया है उससे तबाह हो जाता है। उधर टेडी कमांडो यास्मीन आतंकियों के चंगुल में है। करण की हालत देखकर साथी बुरी तरह टूटते हैं और मिशन से ध्यान हट जाता है। तुर्की सेना के मुख्यालय में वापस जनरल और लेफ्टिनेंट को दुखद रिपोर्ट मिलती है। यास्मीन को एक स्थानीय गैंग ने पकड़ लिया है और करण ने गलती से अपने ही भाई को मार डाला है। अब सवाल यह है कि ऐसी दिल दहला देने वाली स्थिति में क्या आदेश दिए जाने चाहिए। देर रात कई सेना अधिकारी करण के घर पहुंचते हैं। एक विनाशकारी खबर लाते हैं। उनका बरसों से खोया बेटा मिला, पर वह मृत था। यह सुनकर करण के पिता रोते ढह पड़ते और उसकी मां शोक से मरती है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसे बताए उसका बड़ा बेटा छोटे बेटे के हाथों दुर्घटनावश मारा गया। इस बीच करण भाई और मां दोनों की मौत से टूट जाता है। दर्द न सह पाकर वह कमांडो ड्यूटी छोड़ घर लौटता है। साथी समझाते हैं गलती उसकी नहीं, वह बस दुखद हादसा था, पर उसका मन अपराध बोध से घिरा है। वह गुस्से में उनसे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। हालांकि टीम जानती है कि उसे अकेला छोड़ने से वह और भी ज्यादा टूट जाएगा। बहुत मनाने के बाद वे उसके साथ उसके घर वापस जाते हैं। उसी समय अजरबैजान के आतंकी अड्डे में लेडी कमांडो यास्मीन पर क्रूर यातना हो रही है। सरगना उससे पूछताछ कर खुफिया राजी मांगता है। जब वह जवाब देने से मना करती है, वह तुर्की जनरल से संपर्क कर धमकाता है, चुप रही तो अपनी मातृभूमि कभी नहीं देखेगी। पर जनरल शांत कहती है कि कल के हमले की कमान वही लेगी। उसे शुभकामनाएं देती है। यह सुनते ही यास्मीन अपने वरिष्ठ का अर्थ समझ लेती है। कुछ देर बाद एक आतंकी चाकू लेकर उस पर झपटता है। वो फुर्ती से उसे निहत्था कर बेहोश करती है। पार तैनात 2 गार्ड शोर सुनकर अंदर दौड़ते हैं। यास्मीन उनके हथियार झपटकर प्रतिक्रिया से पहले उन्हें ढेर कर देती है। फिर वह हाल बताने को जनरल को कॉल करती है। उसकी बहादुरी देख जनरल उसे तुरंत बेस लौटने का आदेश देता है। होश में आते ही आतंकवादी सरगना गुस्से से चीखकर मदद बुलाता है और इन्हीं भारी टैंक हमला शुरू होते ही भयंकर अफरा तफरी मच जाती है। विस्फोट परिसर को चीर देते हैं और आतंकवादी तबाही के बीच अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। यास्मीन टैंक पर नियंत्रण कर लेती है और भागने से पहले पूरे अड्डे को नष्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद तुर्की बचाव हेलीकॉप्टर उसे युद्ध से सुरक्षित निकाल लेता है। इसी दौरान तुर्की में करण की मां भाई का अंतिम संस्कार सैन्य कब्रिस्तान में होता है। मेजर करण के पिता से संवेदना जताकर उनसे सेना में लौटने की अपील करता है। देश न सही, कम से कम बेटे की मौत का बदला लेने को। करण खामोश है। अब उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हैं। मानता अपनी गोली से भाई मरा, पिता स्तब्ध। उसी पल लेडी कमांडो यास्मीन करण के घर पहुंचती है। वो उससे विनती करती है कि वह दुख के भावावेश में कोई जल्दबाजी भरा फैसला न ले। वो उसका इस्तीफा लौटाकर कहती है, बस एक बार सेना में लौटो,
हमें आतंकियों को ढूंढकर खत्म करने में तुम्हारी जरूरत है। पर करण मना करता है। वह कहता है वो अब कभी सेना नहीं करेगा, शेष जीवन पिता संग बिताएगा। वो अपने पीछे दरवाजा बंद करता है। आखिर गलती से अपने भाई की जान लेने का भान लेकर कौन चैन से जी भी पाएगा। करण पछतावे में डूबकर भाई की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है और दिन भर भाई की तस्वीर निहारता यादों से सताया रहता है। अगली सुबह लेडी कमांडो यास्मीन जनरल को बताती है कि करण और उसकी टीम अब ड्यूटी पर नहीं लौटेगी। जनरल समझता है कि अब समय नहीं बचा, उसे मजबूरन नई टीम बनानी पड़ती है। आतंकवादी नेटवर्क पूरे तुर्की में फैल गया है और तेजी से अपनी पहुंच सीमाओं के पार बढ़ा रहा है। वह कमांडो को फाइल देकर बताता है कि उनका पहला ही मिशन आतंकवादी सरगना अल्बेक का सफाया करना है। जनरल अल्बेक की सारी जानकारी यास्मीन को सौंपता है और ऑपरेशन के लिए आधिकारिक अनुमति देता है। इस बीच करण के पिता उसे सेना में लौटने का आग्रह करते हैं। वह बेटे से भाई की मौत का बदला लेने और देश बचाने को कहता है। याद दिलाता है कि जब तक आतंकी मुक्त घूमेंगे अनगिनत घर बच्चों को खोते रहेंगे। पिता की बात सुनकर करण मन बदलता है। कसम खाता है अगर भाई की मौत का बदला न ले सका तो कभी घर नहीं लौटेगा। इसी दौरान लेडी कमांडो यास्मीन मिशन के लिए नई टुकड़ी तैयार करने लगती है। तभी करण अंदर आता है। उसे फिर वर्दी में लौटते देख सब में उम्मीद गर्व उमड़ता है। कमांडो नई ऊर्जा के साथ उसे सलाम करते हैं। जनरल की उपस्थिति में सभी कमांडो अपने हथियार ऊंचे उठाकर शपथ लेते हैं आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ने और वतन को आतंकवाद से सदा मुक्त करने की। मिशन सिर्फ खतरनाक नहीं, लगभग असंभव है। ये दुश्मन नेटवर्क बहुत विशाल और गहराई तक जड़ा है। उन्हें पूरी तरह गिराने के लिए अपार साहस और समय चाहिए। उधर अजरान के आतंकी अड्डे। अल्बेक क्रुद्ध अनुयायियों से अपने कैंप के नाश पर पूछता है। एक आतंकवादी घबराते हुए बताता है कि उनके पतन के लिए एक अकेली तुर्की महिला कमांडो जिम्मेदार थी। ये सुनकर अल्बेक आग बबूला हो जाता है। वह आदमी का गला गूंथकर चिल्लाता है, अगर एक महिला सब कुछ मिटा सकती है तो सोचो पूरे मिशन की कमान उसके पास होती तो क्या करती। तुम मेरे किसी काम के नहीं और जीने के लायक नहीं। तुर्की बेस लौटकर कमांडो कप्तान यास्मीन टीम जुटाती है और आगामी ऑपरेशन की ब्रीफिंग देती है। वह नक्शे पर सभी दुश्मन स्थान चिन्हित करते हुए हर मिशन बिंदु विस्तार से समझाती है। योजना में 2 स्नाइपर इकाइयां शामिल हैं। एक टीम जमीनी स्थिति लेगी जबकि दूसरी टीम ऊपर से कवर करने के लिए भारी हथियारों के साथ पास के पहाड़ या पुल पर खुद को तैनात करेगी। हर चाल सटीक होनी चाहिए, गलती की कोई जगह नहीं। जिन आतंकियों से वे भिड़ रहे हैं ऐसा दल और कोई नहीं। वे मशीन गनों और घातक विस्फोटकों से भारी हथियारबंद है। टीम का लक्ष्य स्पष्ट, हर लक्ष्य पर सटीक हेडशॉट। योजना देखकर सैनिक हथियार लोड कर अब अंतिम मिशन के लिए तुरंत निकलते हैं। आतंकवादी सरगना अल्बेक गिरोह संग स्थानीय गांव पहुंचता है। वह आदमियों को गोली चलाने का आदेश देता। निर्दोष ग्रामीण बेरहमी से बिना दया मारे जाते। लोग मदद चीखते हैं, बच्चे पकड़े जाते हैं। अल्बेक चिल्लाता है, सेना को और सैनिक चाहिए। इस क्षेत्र का हर लड़का यहाँ लाओ। उसके लोग बच्चों को पकड़कर गाड़ियों में ठूंसते हैं, विरोध करने वालों को गोली मारते हैं। गांव से गुजरते हुए अल्बेक घरों को जला देने का आदेश देता है। सभी बच्चों को पकड़कर अल्बेक और उसके आदमी अपने बेस की ओर वापस लौटते हैं। उसकी योजना लड़कों को निर्दयी लड़ाके बनाकर अपने आतंक का दायरा बढ़ाना है। इस बीच कमांडो दस्ता 2 दलों में बंटकर सड़क किनारे मोर्चा लेता है, हमला करने को पूरी तरह तैयार। तो वही अल्बेक और काफिला संकरी सड़क पर पहुंचते। आगे रास्ता बड़े पत्थरों से बंद पाते। रुकते एक वाहन में बच्चा कीचड़ में दबी अजीब चीज देखता है। खतरा भांपकर अल्बेक फौरन अपने लोगों को पास के दूसरे रास्ते से जाने का हुक्म देता है। वे साइड सड़क पर चल पड़ते हैं। अनजान की घातक जाल उनका इंतजार है। स्नाइपर गोलियां, आतंकी ढेर, क्रूर। सिर्फ 30 सेकंड में कमांडो पूरा गिरोह खत्म कर देते हैं। हालात निराशाजनक देखकर अल्बेक गोलियों से बचने को फौरन वाहन के नीचे कूद जाता है। जंग खत्म होते कमांडो मोर्चों से निकलकर सावधानी से इलाके की ओर बढ़ते हैं। अल्बेक पास पड़ी बंदूक देखता है और पकड़ने की कोशिश करता है, पर उससे पहले वह पकड़ पाए कप्तान कैरिन उसका हाथ कुचलकर उसे गाड़ी तले से घसीटती है। अल्बेक उसे घूरकर कहता है, क्या वाकई लगता है यह यही खत्म? तुम्हें नहीं पता तुम किससे भिड़े हो। मेरे खिलाफ जाना पक्की मौत है। कैरन शांत रहकर आदमियों को अल्बेक बांधने का आदेश। वो उन्हें बताता है कि किसी भी चीज से पहले उन्हें पकड़े गए बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके परिवारों से मिलाना होगा। कमांडो अल्बेक को वापस काफिले तक ले जाते हैं। वहाँ बचाए बच्चों को माता पिता के पास लौटाते हैं। इससे ग्रामीणों को राहत, खुशी के आंसू आते। बच्चे सुरक्षित होते ही कैरन अल्बेक पर बंदूक तान कर कहता है, पवित्र भूमि में तुम जैसे लोगों की जगह नहीं। आखिरी इच्छा बताओ। अल्बेक मुस्कुराकर बोला, 20 मिनट रुको, अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। कैरन आंखों में देखकर बोला, ठीक, जितनी बची ताकत है दिखाओ, आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। इन शब्दों पर कैरन राइफल लोड कर 3 सटीक हेडशॉट से उसे फौरन खत्म करता है। कमांडो का कौशल और अनुशासन का प्रदर्शन वाकई अद्भुत से कम नहीं है। कुछ देर बाद दूर एक गाड़ी दिखती है। एक लड़की उतरती है। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी जो काफिले को परिचित लगता है। वह सैनिकों से पूछता है, क्या हुआ? लड़की चुपचाप दल की ओर बढ़ती है। कमांडो नजरें उस पर टिकाते हैं, हथियार थामे। कैरन उसे गौर से देखता है। लड़की अपने बैग से चॉकलेट निकालकर बचाए गए बच्चों को बांटने लगती है।
सैनिक दूर से उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके अचानक प्रकट होने से बेचैन है। करण एक आदमी को वाहन की जांच करने को कहता है। उसे कुछ अजीब शक है। जांच हेतु एक कमांडो कार की ओर बढ़ता है। इस बीच पास के शिविर में ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र की निगरानी कर रही एक महिला कमांडो आतंकवादियों के एक बड़े समूह को करण की स्थिति की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखती है। वह तुरंत रेडियो पर उससे संपर्क की कोशिश करती, पर सिग्नल नहीं पहुंचता, नेटवर्क नहीं। बिना समय बर्बाद किए वो पुल पर करण के पास तैनात महिला स्नाइपर से संपर्क करती है। कैप्टन यास्मीन जल्दी से स्थिति समझाती है और उसे आने वाले हमले के बारे में चेतावनी देती है। तत्कालता समझकर महिला स्नाइपर करण की ओर दौड़ती, उसे सतर्क करने उसका नाम पुकारती है। इसी बीच लड़की धीरे धीरे करण के सामने आ खड़ी होती, बैग कसकर पकड़े। करण अपना हाथ अपने हथियार पर रखता है और सावधानी से उसे बाहर निकालने लगता है। उसी पल एक कमांडो को कुछ खतरनाक दिखाई देता है। पास खड़ी गाड़ी विस्फोटकों से भरी है। टाइमर तेजी से उल्टी गिनती कर रहा है। उधर आतंकियों की बड़ी लहर उनकी ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर कमांडो टीम आसन्न विस्फोट की भयानक सच्चाई का सामना कर रही है। हर बीतते सेकंड के साथ तनाव बढ़ता जाता है और तबाही और करीब आती जाती है। और इसी के साथ ही इस रोमांचक कहानी का पहला सीजन खत्म हुआ। अगला सीजन बताएगा कैसे बहादुर कमांडो विस्फोट से बचे, काफिला बचाया और पूरा आतंकी नेटवर्क मिटाया। मुझ पर भरोसा करें, आगे का मोड़ कहानी को नए स्तर तक ले जाएगा। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है और हमें निरंतर ऐसी और ताकतवर कहानियां लाने में मदद करता है। नीचे कमेंट करें और बताइए आगे आप कैसी मूवी व्याख्याएं या कहानियां देखना पसंद करेंगे। जुड़े रहें, मजबूत रहें। अगले सीजन फिर मिलेंगे।